गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 19 और ये एसएसटी का है क्लास 10th। तो ये आप देखिए बेटा क्या है, जो आपको पैराग्राफ आया, जो सीट आया हुआ है उसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, अलग अलग जो सेक्टर्स है, जैसे प्राइमरी है, ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक बोलते हैं, या उसको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर है। इन तीनों में क्या होता है बेटा, द सेक्टर इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, जैसे मिट्टी से सीधे खेती करते हो आपको प्रोडक्ट निकलता है, वो आपका प्राइमरी सेक्टर है। चाहे दूध का डेयरी हो रहा है, फिशिंग हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज से उसको यूज करके जो प्रोडक्ट आपका आ रहा है वो आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर। ओके, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है बेटा, द सेक्टर इन व्हिच नेचुरल प्रोडक्ट, जैसे आपका गन्ने में से आप गुड़ निकालना, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, जो फैक्ट्रीज हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग जो हो गया वो भी सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सब चीजें आप ध्यान देना, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। तीसरा जो होता है टर्टियरी सेक्टर में, वो क्या होता है ना, द सेक्टर दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स इज कॉल्ड। इसका मतलब दोनों यूज कर सकते हो, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, वो सब है। ठीक है, जैसे आप बैंक में पैसे निकालने जाते हो, LIC वगैरह जो है, ये सभी आपका थर्ड सेक्टर में आएगा। वो तीसरी या जो टर्टियरी सेक्टर होती है उसमें आपका आएगा। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन द थ्री सेक्टर्स। क्वेश्चन देखो आपका, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट द थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आपके चैप्टर्स में भी मिलेगा, अदरवाइज आप क्या करेंगे ना, इसमें जो ये फर्स्ट दे रखा है, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों को आपको नोट आउट करेंगे। ये बिल्कुल बेहतर दे रखा है बेटा, इससे बड़े आंसर नहीं है। तो आप इन तीनों को, पहला का आंसर क्या होगा, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, तीन हो गया। ओके बेटा, अब सेकेंड में जाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। और देखो इसमें क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, आप इस टेबल को जरूर पढ़ना बेटा। जब हमारे देश आज़ाद होने के बाद हमारे जो ज़्यादा जो GDP में जो योगदान था, तभी प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग ये दे रखा है 40% था, लेकिन अब 2011 और 12 में बढ़कर वो 15% हुआ। और जो आपका सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र में 25% था, और अब बढ़कर 11-12 में 25 है। सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ जो थर्ड सेक्टर में, तो वो आपका क्या है, जो टर्टियरी सेक्टर, तो उसमें क्या हो गया, उसमें 35% जो आपका 71-72 में था, और वो बढ़कर आपका 60% हो गया, जो हिंदी में बोलते हैं तृतीय क्षेत्र जिसे बोलते हैं। ऐसे एम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे लगे पड़े हैं वो देख लो। 49% लोग, पहले 74% लोग लगे हुए थे, अब वो घटकर 49% दूसरी इंडस्ट्री में और सर्विसेज वगैरह में लगे पड़े हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। तो क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, व्हाट इज GDP। तो GDP यहाँ पे दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स होता है सकल। ओके, अब उसके बाद आप आ जाओ, क्या दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए पीरियड। रॉ मटेरियल को जोड़ के, अगर एक मैंने एक लकड़ी खरीद के लाया उसको जोड़ा, एक चेयर को मैंने लाया वो जोड़ा, तो बड़ा डबल एंट्री हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, केवल फाइनल गुड्स को लेते हैं इसमें। तो ये दिखा हुआ है कौन कौन सी, सम ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर, तीनों को जोड़ोगे वो आपका GDP निकल जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड डिस्ग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट। मैं बोलूंगा बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, वो 4 बच्चे जा रहे हैं एक गिलास पानी लेने के लिए। इसका मतलब जो एक बच्चे काम कर सकता है उसको 4 बच्चे कर रहे हैं उस काम को। इट इज ए काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच सम पीपल लुक लाइक बीइंग एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली नॉट एम्प्लॉयड फुल्ली। Okay, it is known as the hidden employment, or it is called the disguised employment. You have seen in the agriculture sector also this type of unemployment. इसका और भी definition जो है आपको लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। Which sector has the highest percentage contribution in GDP in the year of 2011-12? आपको बेटा इस टेबल में आपको दिखाया गया है, जो वर्कशीट है। ये देखो 60% जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो थर्ड सेक्टर या टर्टियरी सेक्टर जो है उसमें, तो वो आप उसको लिख सकते हो। क्लियर हो गया बेटा, ये आपका वर्कशीट कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप उसको करना है, चारों क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपका वर्कशीट नंबर 20 आते हैं। ओके, 20 में हम आते हैं, क्या दे रखा है, इससे पहले जो चीजें दे रखा है उसको हम देखते हैं ना। हाउ टू क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रोजगार, जिसको रोजगार मिला हुआ है। ओके बेटा, तो इसमें एक इन शॉर्ट टर्म में एक मनरेगा के बारे में आप आगे पढ़ोगे, इस क्लास में भी दे रखा है, जिसका क्या हुआ ना, स्कीम मनरेगा 2005, और उसमें क्या दिया गया ना, 100 दिन के काम की ये गारंटी ऑफ एम्प्लॉयज दिया गया है।
ओके। और ये क्या होता है ना, गांव के नज़दीक मतलब एम्प्लॉयमेंट एट द विलेज, एट नियर बाई विलेज, आसपास जो विलेज है, जो काम वाम करने के लिए सड़के फड़के वो सब काम दिया जाएगा। अगर 100 दिन काम सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा तो जितना दिन है उसको भरता उनको मिलेगा। 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 जो जितने भी लोग होंगे उनके 1/3 जो लोग है 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित है। कौन सी? मनरेगा के लिए। एक गांव में मान लो अनएम्प्लॉयमेंट है, 10 बंदे हैं, उनमें से कम 3-4 बंदे कम से कम आपको महिलाएं होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म में कैसे, टू क्रिएट लॉन्ग टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करोगे ना, एग्रीकल्चर फैसिलिटी को बेहतर करो, ठीक है, और चीप रेट में एग्रीकल्चर क्रेडिट्स उधार में दो। उसके बाद क्या होता है, सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरिया। ओके, जो मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है उसमें इंडस्ट्री सेटअप करना है, मोर स्कूल कॉलेजेस खोलना है, और बाय ओपनिंग मोर हॉस्पिटल, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सुविधा भी दोगे तो भी बेटा क्या होगा ना, ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म में मतलब आगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा। दोनों क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा है। एक्सप्लेन द फ्यूचर्स ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मनरेगा के बारे में इसकी जो पॉइंट्स दे रखा है और बुक में आपको पैराग्राफ दे रखा है, ये जो आपको आ गया जो पॉइंट्स है उसके बारे में आपको लिखना है। हाउ कैन वी क्रिएट मोर जॉब्स इन द लॉन्ग टर्म, पूरे वही दे रखा है। लॉन्ग टर्म के लिए हमें कैसे जॉब निकालना है, ये इस वाले पैराग्राफ के लिए। बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर फैसिलिटीज, चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन द सेमी रूरल एरियाज, बाय ओपनिंग मोर स्कूल एंड कॉलेजेस, बाय ओपनिंग द मोर हॉस्पिटल। ये कुछ चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं, उसको भी आप कर सकते हो। ओके, और क्या क्वेश्चन पूछते हैं अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो 1 2 तो बेटा उसमें दे रखा है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ा। थर्ड क्वेश्चन तरफ आते हैं। व्हाई डू वी नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब क्या आवश्यकता है किसी देश में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का? बेटा अगर क्रिएट नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट, लोग क्या करेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा। तो उसमें बता हुआ है, देखो, द प्रोग्रेस ऑफ नेशन विल स्लो डाउन। देश की प्रोग्रेस नहीं होगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि न्यू यंग ब्रेन्स कैन नॉट वर्क थ्रो दे कैन मेक प्रोग्रेस फॉर टू आवर नेशन। जो यंग जनरल है उनका ब्रेन काम नहीं करेगा। ओके, इफ द नेशन विल नॉट प्रोग्रेस, अदर नेशन विल नॉट डू बिजनेस विद आवर नेशन। अब पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस करना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो इस प्रकार का कार्य नहीं कर रहा, अनएम्प्लॉयमेंट उत्पन्न नहीं कर रहा है, वो अलग अलग एक्टिविटी करता है। सिंस नो वन गेटिंग जॉब, पीपल विल स्टार्ट टू मेक मनी बाय बेड वेज। अलग अलग तरीके से खाना नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? चोरी डकैती करेंगे, स्नेचिंग करेंगे, रॉबरी करेंगे, वो चीज़ है। ये सारे आवर कंट्री इकोनॉमी विल नॉट इम्प्रूव ड्यू टू द क्या है, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। कभी भी हमारे देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा बेरोजगारी से। इसीलिए हमें जरूरत है क्रिएट करने का ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपनी देश में। क्लियर हो गया? या ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की आवश्यकता है, क्यों ये सारे काम ना हो, चोरी डकैत ना बढ़े। ठीक है ना बेटा? ये आंसर आपको दिया हुआ है। सजेस्ट सम अदर वेज टू एम्प्लॉय क्रिएशन। देखो क्या क्या है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री को और थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। अवॉइड टू इम्पोर्ट द फॉरेन गुड्स। बाहर से इतने सारे सामान आते हैं, हम अपने देश में नहीं बना सकते। इससे क्या होगा? पैसे बचेगा, और क्या होगा ना, रोजगार मिलेगा। ठीक है, और सपोर्ट करना है सरकार को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटे मोटे होती है, वो अपना घर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसके ऊपर छापा मरता है, बंद हो जाता है। मैं मानता हूँ उसमें पोल्यूशन भी बढ़ता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी उस स्मॉल स्केल ऑफ इंडस्ट्री को बढ़ाना है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो पाएगा। टू सपोर्ट टूरिज्म सेक्टर। बेटा बाहर से फॉरेनर आते हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे हमारे भारत घूमने के लिए, तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसमें होटल्स बनेंगे। होटल के लिए जो रहने वाले लोग, जो सफाई करने वाले, वहाँ पे सर्विस देने वाले, बहुत सारे आगे अपॉर्चुनिटी बनता है। सेटिंग अप न्यू सर्विसेज लाइक IT। बेटा सर्विसेज की सेक्टर खुल रहा है। अब गुड़गांव की बात करो, नोएडा, एनी अदर सेक्टर्स की बात करोगे जहाँ पे नई नई सेक्टर्स खुल रहे हैं, IT खुल रहे हैं, और भी खोलने की आवश्यकता है। मल्टीनेशनल कंपनी जिसे कि सर्विस दिया सके, लोगों को रोजगार मिल सके। हेल्थ केयर सेक्टर कैन क्रिएट लार्ज एम्प्लॉयमेंट। बेटा जहाँ ऑल इंडिया होती है, आप जाते हो, देखो लंबा लाइन है, आपको 4-4, 5-5 घंटे में आपको, ठीक है, अच्छे ट्रीटमेंट होती है गवर्नमेंट में, लेकिन लोग क्या करते हैं, धक्के मारे, यार नहीं बहुत धक्का खाना पड़ता है, हम नहीं जाएंगे। इसमें क्या होती है, अगर एक हॉस्पिटल पड़ता है तो कितने कर्मचारी उसमें एम्प्लॉय हो जाएंगे, बहुत सारे क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, और भी बेटा इसमें और चीज़ें, पढ़ाई को थोड़ा सा बेहतर किया जाए। उसकी जो अभी तो थोड़ा मोदी जी ने अभी चेंज हुआ स्टडी, अभी जो पढ़ाई उसको चेंज किया गया, एक एक्टिविटी वाला भी होना चाहिए। हमारे जो पढ़ाई है उसको बेहतर करनी चाहिए। ठीक है, और ये सारे चीज़ें हैं,
तो बेटा जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी 2 क्वेश्चन आपको शीट में दे रखा है, 2 क्वेश्चन मैंने बना दिया। फर्स्ट वन में भी वही है, 1 क्वेश्चन आपको इसमें आंसर शीट में दे रखा है, वर्कशीट में दे रखा है, और 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। जरूर आपको पसंद आया होगा बेटा, और जरूर इसको आप शेयर और लाइक कीजिए। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।